स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, उसका ये थर्ड पार्ट वीडियो है, जिसमें जो बाकी के 2 पार्ट वीडियो बन चुके हैं, उसमें उसके बाद जो टॉपिक्स रह चुके हैं वो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट वीडियो का नहीं देखा है वो जाके आप देखो, पूरी समझ में आ जाएगी आपको ये चैप्टर। ये समाधान के ये टॉपिक्स हो चुका था और ये रह गया था, यहाँ से हम शुरू करेंगे। विलासिता की वस्तु। तो देखिए, विलासिता की वस्तु क्या होती है। जो विलासिता की वस्तु होती है, सामाजिक विभिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है विलासिता की वस्तु। ठीक है, जो विलासिता की वस्तु होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला तो हो गया जो वस्तु आसानी से मिल जाते हैं वो, और दूसरा वो होते हैं जो कि थोड़ा कठिन से मिलते, दुर्लभ होते हैं, उन्हें वो महंगी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर विलासिता की वस्तु के अंदर समझाया गया है। तो देखते हैं, मुख्यतः ये 2 रूप से होती है। रोज़मर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तु जैसे चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि। ठीक है, इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और यह आसानी से उपलब्ध थी। ठीक है, विलासिता की वस्तु यह वह वस्तु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी, अर्थात कम मात्रा में मिलती है। ऐसी वस्तु है जो महंगी या दुर्लभ हो, उन्हें कीमती माना जाता है, जैसे कि फायांस के पात्र, स्वर्णाभूषण। ठीक है, और जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल थे वो थे लोथल, जो कि अभी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और नागेश्वर गुजरात में, और धोलावीरा गुजरात में। तो ये जो जगह के नाम हैं, ये 4 नाम आपको ये याद कर लेना है। ये मैप में पूछे जा सकते हैं, कई बार आ जाता है, तो आपको इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला टॉपिक है शिल्पकार। शिल्पकार के अंदर आभूषण, मूर्ति, औजार बनाना आदि को शामिल किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे। ये सभी कार्य शिल्पकार द्वारा किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चनौंद्रो, लोथल और धोलावीरा में छेद करने का सामान मिला है। मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन अंकन का प्रयोग भेजी गई वस्तु की सुरक्षा के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा गया तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप लगाई जाती थी। मोहर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, मोहर उसको बोलते हैं जो अभी स्टैम्प होता है ना, जो जिसे हम इंग्लिश में स्टैम्प बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोहर हिंदी में। तो वो चीज़ें होती थी कि जैसे कोई चीज़ भेजना होता था तो उस चीज़ को पहले बांधने का ही सिस्टम था, वैसे सिलाई विलाई का कोई सिस्टम नहीं था, तो उससे मतलब बांध देते थे। और जो रस्सी, जिस रस्सी से बांधते थे उस रस्सी को क्या करते थे, उस पर गीली मिट्टी लगा के और मोहर मानी स्टैम्प का वो लगा देते, स्टैम्प लगा देते थे, उसके ऊपर छाप लगाई जाती थी मोहर का। ठीक है, तो उसे मोहर बोलते थे, उसमें यूज़ करते थे मोहर। अगर उस मोहर की छपाई में कोई परिवर्तन आए तो यह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। अगर कोई उस सामान के साथ छेड़खानी करता था या फिर पैकिंग को खोलता था तो वो क्या होता था, जो मोहर होती थी उसमें उसके शेप में चेंज आ जाती थी। जो मिट्टी होती थी जब वो गीली होती थी तभी वो मोहर लगाया करते थे, और जब वो मोहर लग जाती थी तो मिट्टी जब गीली थी तब तो ठीक थी, और उसके बाद सूख जाती थी तो वो टाइट हो जाता था। जैसे कोई उसको छेड़खानी करता था तो मिट्टी क्या होती थी, वैसे ऊबड़ खाबड़ वो मतलब
उसमें लाइनिंग वगैरह आ जाती थी, तो उससे क्या होता था कि उसको पता चल जाता था जो ये जो है इसके शेप में चेंजेस हैं, इसका मतलब इसके साथ छेड़खानी की गई है। साथ ही से भेजे जाने वाले की पहचान का पता भी चलता था। जो मोहर होता था वो सभी के लिए डिफरेंट प्रकार का यूज़ किया करते थे। जो जैसे कि राजा के लिए अलग मोहर हो गया और जनता के लिए अलग मोहर हो गया, तो उसकी जो डिज़ाइन होती थी, छपाई, उससे पता चल जाता था कि ये किसके द्वारा भेजा गया है। तो उस मोहर उसका भी काम करता था। ये टॉपिक है बाट। बाट क्या होता है? बाट चट नमक पत्थर से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि ये जो है अभी भी हम तराजू का यूज़ करते हैं, तो एक साइड में क्या किलो, 1 किलो का कुछ रखते हैं, मतलब लोहा टाइप में बना होता है, उसको बाट बोलते हैं। मनकों को कॉर्निलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैस्पर, सेलखड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। धातु सोना, तांबा, कांसा, शंख, फ्रांस, पक्की मिट्टी। कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर बनाया जाता था। मनकों का आकार छपरकार, गोलाकार, ढोलाकार आदि होता था। ऊपर से चित्रकारी द्वारा सजावट की जाती थी। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिससे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर भी मनके बनाए गए हैं। मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया होती थी। उत्पादक केंद्रों की पहचान कैसे हुई? तो ये देखिए, उत्पादक केंद्रों की पहचान कैसे हुई। बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तुएं। उत्पादन केंद्र की पहचान से पता, मतलब जो इतिहासकार हैं उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे उत्पादन किया जाता था इन केंद्रों पे, ठीक है, तो उसके बारे में ही। तो ये वहाँ पे जो बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तु, कूड़ा करकट आदित्य उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। आदि से मतलब जिस जगह पर औजार ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं उन्हें ही उत्पादन का केंद्र माना जाता है। जैसे कि मतलब कहीं पे भी आप जैसे कुछ कार्य होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ के औजार होते हैं उस तरीके का, जैसे कहीं पे मिट्टी के या फिर मान लो आप लोहे का, मतलब ले लो आप गाड़ी बनती है कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है कच्चा माल के लिए लोहे का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोहा होगा और वहाँ पे मशीनें होंगी तरह तरह की। तो उसी तरीके से उस टाइम में भी उस जगह पे औजारें पाई जाती थी और कच्चा माल, कूड़ा कचरा जो इसके वेस्ट होते हैं तो वो मिले हैं। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है या फिर उत्पादन करने के बाद बचे हुए अवशेष से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होता है। तो ये है उत्पादन केंद्र की कैसे पता चलता है उसके बारे में। कच्चे माल की प्राप्ति, जो उस टाइम में लोग कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से करते थे, तो कच्चे स्थानीय कच्चा माल जहाँ पे और मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि, इन इन चीज़ों से अपना वो कच्चा माल प्राप्त करते थे। अन्य क्षेत्रों से मंगाए जाने वाला कच्चा माल, देखिए दूसरी जगह से क्या क्या मंगाया करते थे वो। नागेश्वर और बालाकोट से शंख लोथल, वहाँ से देखिए नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाया करते थे।
लोथल से कॉर्नेलिया पत्थर, कॉर्निलियन पत्थर लोथल से मंगाया जाता था, ठीक है। राजस्थान और उत्तर गुजरात से सेलखरी मंगाया जाता था। राजस्थान के खेतरी से तांबा, राजस्थान के खेतरी से तांबा। हड़प्पा लिपि, हड़प्पा की जो लिपि एक चित्रात्मक लिपि है। तो उस टाइम में क्या करते थे लोग, हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक मतलब चित्रों का प्रयोग करते थे वहाँ पे लोग ज़्यादातर। मतलब जैसे छोटे छोटे चित्र हो गए तो उसको मतलब जैसे पेड़ को दर्शाना है तो पेड़ का चित्र बना दिया, ठीक है। इस तरीके से घर को दर्शाना है तो घर का चित्र बना दिया। इस तरीके से चित्र का प्रयोग करते थे वो अपनी भाषाओं में। तो ये जो है इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे उस टाइम में। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब जैसे कॉपी में हम लिखते हैं ना अभी भी, तो उस टाइप से ही उस टाइम में लिखा जाता था। ये लिखा जाता था दाएं से बाएं, ठीक है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, तो इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में शासन, तो वहाँ पे जो शासन कैसे थे, क्या थे सिस्टम, तो उसके बारे में है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में शासन, हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत हैं। पहला मत ये है कि कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासन नहीं थे, कभी सभी की स्थिति सामान्य थी। दूसरा मत यह है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक थे। तीसरा मत का मानना यह है कि हड़प्पा एक राज्य था, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैला होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी जैसे कि वस्तुएं, नियोजित बस्तियां, ईंटों का आकार, समाज की संरचना, जीवन निर्वाह के तरीके। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो सब सेम थी। जहाँ जैसे यहाँ पे हो एक जगह यहाँ हो गया, एक जगह कहीं और हो गया, जो उसी से अटैच हैं। जैसे कि कोई जगह है ऐसे करके, तो यहाँ पे जो ईंट का बनावट है और जो बस्ती का बनावट है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है इस जगह पे। तो मतलब ये आपस में इतने गैप है, फिर उसके बाद भी सेम चीज़ें हैं इसके बीच में और इसके बीच में। तो वो इससे ये माना जाता है कि एक राज्य था, टोटल ऐसे करके राज्य था जिसके अंदर सब रहते थे, ठीक है। और जीवन निर्वाह के तरीके भी सेम ही थे। तो ये मानना है 3 मत। धार्मिक मान्यताएं, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के शय मिले हैं। मोहरों पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता था। ऐसा देखिए, जो इतिहासकार हैं उनको क्या मिला है, एक मूर्ति मिली है जो जेवर से लदी हुई है। जिस तरीके से पूजा करते हैं ना अभी मूर्तियों की, उसी तरीके से उस टाइम में भी करते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि मूर्ति मिली है और जेवर से लदी हुई है। कालीबंगा और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। पत्थर के शब्दों को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कुछ पत्थर हैं जिसको शिवलिंग के आकार में मिले हैं इतिहासकारों को, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, जैसे कि
भूकंप, सिंधु नदी का रास्ता बदल जाना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, आर्यों का आक्रमण। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि ये हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। और ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ये कई बार बोर्ड में पूछ दिया गया है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेना। आप कनिंग का भ्रम, कनिंग का क्या भ्रम था? भारतीय पुरातात्विक विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल कनिंग था। ठीक है, कनिंग ने क्या भूल की? कनिंग ने क्या भूल की? उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं है बल्कि छोटी सी सभ्यता है। हड़प्पा की मोहरों को समझने में असफल रहे, हड़प्पा का काल निर्धारित करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़ कर देखा, जबकि वह उससे भी पुरानी थी। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, जिस वजह से वह गलती कर बैठे।